इस वीडियो में हम लोग सीटेट 2012 नवंबर का पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हिंदी के पार्ट हमने लिया हुआ है। तो हिंदी में सबसे पहले हम लोग कविता को पढ़कर उसके जो सही विकल्प होंगे उनको चुनेंगे। तो सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा, काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। तो यहाँ पे काले बादल में रहती चांदी की रेखा, इसके लिए 4 ऑप्शन। इस पंक्ति का क्या भाव है? बादलों के टकराने से बिजली चमकती है, अंधेरों के बाद प्रकाश आता है, काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है, विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। तो जहाँ पे इस पंक्ति का भाव है वो विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देना। काले बादल प्रतीक हैं किस चीज़ के? मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली के, तूफान के, गर्मी से मुक्ति के, या जातिगत वैमनस्य के। तो ऑप्शन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर जो है वो आपका 4 जो है जाति वैमनस्य के प्रतीक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे अलंकार आपको हिंदी में पढ़ना होगा, क्योंकि अलंकार से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे जो है वो श्लेष अलंकार है। ठीक है, श्लेष अलंकार में आप जानते हैं कि एक ही शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं। निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? नहीं है। यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो घन, पयोधर और जलद जो है बादल के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन जो जलज है ये बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 95 क्वेश्चन नंबर, स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या होगा? स्वतंत्रता का विलोम शब्द होगा पराधीनता। ठीक है, कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है? तो कवि जो है यहाँ पर आशा की किरण को देखने और सुनने की बात कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आ जाता है गद्यांश। अभी हम लोग पद्य पढ़ रहे थे और अब हम लोग गद्य देखेंगे। आप सीटेट के पेपर में देखिए तो एक गद्य और एक पद्य आता है, जिसके बेसिस पे 6-6, 7-7 क्वेश्चन होते हैं और करीब 15 क्वेश्चन आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से मिलेंगे, भाषा शिक्षण से मिलेंगे। तो भाषा शिक्षण को हम लोग अभी इसी वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग गद्यांश देख लेते हैं। मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम का भी कोई जगह है जहां हमारे देश के समसामयिक इतिहास का एक विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहां पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलकर चला रहे हैं। मुझे वहां जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी? कुछ पुराने और कुछ नए छोटे घरों का झरमट थी। तो यहाँ पे इसी से संबंधित और भी पैराग्राफ है, पैराग्राफ पढ़ने में टाइम लगेगा। उससे पहले अगर आपको कम समय बचाना हो तो उससे पहले ही आप क्वेश्चन पढ़ लिया करिए, क्योंकि जैसे ही उस पैराग्राफ में आपको वो क्वेश्चन का थोड़ा सा भी दिखेगा आप पेंसिल से टिक लगा सकते हैं। तो सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य था। यहाँ पे इस पैराग्राफ को मैंने पढ़ लिया है। अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर पैराग्राफ पढ़ते तो आपको क्वेश्चन के आंसर हो सकता है झटके में दिखाई दे, और नहीं ऐसा करेंगे, पहले पैराग्राफ करेंगे फिर क्वेश्चन, तो आप भूल जाएंगे कि क्या ये इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ था। फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, फिर पैराग्राफ उतनी बार पढ़ेंगे। तो उस समय को बचाना है, क्योंकि हिंदी में आप चाहें तो पूरा का पूरा नंबर, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो पूरे नंबर आ सकते हैं। अगर यहाँ नंबर आ गए तो आपके जो भी सब्जेक्ट वीक है, जैसे मैथ होता है बहुत लोग का वीक, या इंग्लिश होता है, तो वहाँ से आप बैलेंस कर पाएंगे। 90 मार्क्स तो हमें लाने ही हैं, तो उस 100 मार्क्स इस बार तो ज़्यादा ही मार्क्स लाना है, जितना ज़्यादा हो सके आप मार्क्स सिक्योर करिए, मतलब 60% मार्क्स तो आपको लाना ही है। सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य था, क्या था?
उन्हें स्वावलंबी तथा आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना, ग्रामवासियों को देश विदेश की जानकारी प्रदान करना, उन्हें केवल अनुशासित करना। तो 97 का ऑप्शन नंबर जो है 1, उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना, ये जो है सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य था। लेखक का मानना था कि ग्रामवासियों को अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने की आदत है। आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरण और जानकारी के अवसर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों, यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला, ग्रामवासियों को अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने की आदत है। आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरण और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती है। 98 का 3 ऑप्शन है, आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की नहीं की जा सकती। ग्रामवासी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हैं। तो जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरण और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऐसा लेखक का मानना था। संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है? इनमें से किसकी? उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की, गांव प्रधान की, केवल गरीब और दलित महिलाओं की? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 1, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की आधारभूत भूमिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, यहाँ पे आपको पूछा गया है आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो आत्म उपसर्ग जो शब्द के आगे लगते हैं उनको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आत्मीय, परमात्मा, आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान, इसमें से किसमें जो है वो आत्म उपसर्ग शब्द से नहीं बना हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका परमात्मा है, इसमें आत्म उपसर्ग नहीं है, क्योंकि सभी में आप देखेंगे आत्मीय हुआ, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान, सब में आत्म है, लेकिन परमात्मा में आत्म उपसर्ग नहीं है। लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश थे आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। इसका कारण क्या है? वहाँ के लोग अनुदान पर आश्रित है और केंद्र में इतिहास पर विस्मयकारी शोध किया जा रहा है। तिलोनिया गांव पिछड़े गांव के रूप में जाना जाता है, या वहाँ पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। तो तिलोनिया गांव में एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, एक ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शताब्दी समास का उदाहरण है, किस समास का? तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, अव्ययी भाव है, या द्विगु समास है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ पे संख्या होती है वहाँ पे द्विगु समास होता है, तो यहाँ पे शताब्दी है यानी 100, यानी द्विगु समास यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। गांधी जी को मान्यता नहीं देते थे अकर्मण्यता को, सादापन को, आत्मनिर्भरता को, या कर्मठता को? तो गांधी जी किसको मान्यता नहीं देते थे? अकर्मण्यता, यानी कर्म करना है, अकर्मण्य नहीं रहना है, तो अकर्मण्यता को मान्यता नहीं देते थे। निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है? अनुशासन, अनुशासित, आत्मनिर्भरता या स्वावलंब? तो संज्ञा की परिभाषा सभी जानते हैं, तो यहाँ पे अनुशासित जो है ये संज्ञा की परिभाषा का उदाहरण नहीं है। उपयोगी शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनुपयोगी, उपयोगिता, अउपयोगी या अनुपयोगी? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 अनुपयोगी हो जाएगा, अनुपयोगी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 अनुपयोगी। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि अनुपयोगी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हमारा 4 अनुपयोगी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? ये चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, खैर बहुत टाइम तो लगेगा लेकिन देख लेते हैं। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? या आज हम लोग गद्य पद्य देख लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन जो भाषा से संबंधित, भाषा शिक्षण से संबंधित है, उनको देखेंगे एक साथ। अभी हम लोग 2-3 दिन में जितने गद्यांश और पद्यांश हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरी वीडियो देखते नहीं हैं तो लंबी वीडियो बनाने का ऐसे भी कोई मतलब नहीं है। अगर आप
प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी कहीं जॉब करते हैं, कि कुछ भी काम करते हैं, तो आप 5-5 मिनट के वीडियो देख के इस तरीके की, और आप हिंदी के में पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं।